हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12th का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। एंड आई हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर ऑफ दिस class 12th. Only 9 and 10 chapters remaining, that also I will upload soon, so please go through the playlist और सारे chapters को देख के अपने सारे concepts clear करिए। चलिए बात करते हैं इसकी। इस chapter को हम लेते तो बहुत ही easy generalize लेते हैं, but no, you have to take it seriously. Almost around 4 to 5 question comes from this chapter. 4 नहीं तो at least 3 to 4 question तो definitely इस chapter से आते हैं। तो फटाफट से chapter की सारी चीज़ों को लेते हैं। Okay, now environmental इश्यूज यानी बेसिकली हम बात किसकी करने वाले हैं? पोल्यूशन की बात करने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन? एनीथिंग विच कॉज अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें अनडिजायरेबल चेंज विच इज़ नॉट गुड, विच आर नॉट गुड, उसी को ही हम पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नाउ those agent which cause such kind of pollution is called the pollutant। ठीक है, इस pollution को cause करने वाले एजेंट को ही हम क्या बोलते हैं? pollutants। क्लियर है? तो आई नो एनसीईआरटी में पॉल्यूटेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बोला गया है, बट मैं थोड़ा सा इसको बताना चाह रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी कैटेगरीज समझ में आ जाए कि पॉल्यूटेंट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। ओके, तो पहला लेते हैं, पॉल्यूटेंट को क्लासीफाई किस किस बेसिस पे किया गया है, कैसे कैसे कैटेगरीज में रखा गया है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, पॉल्यूटेंट हम देख रहे हैं कि वो किस फॉर्म में एक्ट करता है। ठीक है, सो इट डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। द फर्स्ट इज व्हाट, दे आर रिलीज्ड in the same way they act। ठीक है, जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं उसी फॉर्म में ही एक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल DDT जैसे ही रिलीज होता है फॉर्म में, उसी फॉर्म में ही वो एक्ट करता है, उसकी ट्रांसफर मतलब उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। एंड सेकेंड इज व्हाट, दे आर नॉट रिलीज्ड। ठीक है, इसका ही डेफिनेशन हो गया, in the same way they act, in same way they act। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इज व्हाट, स्मोक। यू नो स्मोक क्या होता है? स्मोक जो होती है और हमारा जो फॉग होता है, ये दोनों मिलकर स्मोक बनाते हैं। तो देखो, ये दोनों तो अपनी अपनी फॉर्म में रिलीज हुए, स्मोक एंड फॉग, बट ये दोनों ने मिलकर एक अलग ही फॉर्म बना दिया, दैट इज स्मोक, और ये एक्ट कर रहा है। तो इनकी रिलीज होने वाली और एक्ट करने वाली दोनों फॉर्म डिफरेंट है। जैसे कि एसिड रेन। अब एसिड रेन में क्या होता है? यू नो इट वेरी वेल, या तो लाइक NO2 रिलीज हो रहा है या SO2 रिलीज हो रहा है। रिलीज तो इस फॉर्म में हो रहा है, बट ये आगे जाके रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? HNO3 एंड H2SO4। ये क्या बना रहे हैं? एसिड बना रहे हैं, जो रेन के फॉर्म में आ रहा है, दैट कॉज दी एसिड रेन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, PAN, फुल फॉर्म ध्यान रखना, परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ओके, क्या NO2 की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, बट बना क्या रहा है? दिस पैन विच इज ऑल्सो अ पॉल्यूटेंट। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ सेकेंड बेस आ जाता है इसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेस पे। ओके, या तो ये क्वांटिटेटिव के बेस पे ये पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, या फिर ये क्वालिटेटिव के बेस पर एक्ट करता है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल इज CO2। यू नो CO2 की एक मिनिमम अमाउंट कितनी हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.03%। दैट वी एक्चुअली नीड। क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, राइट? बट अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हुआ देन इट बिकम पॉल्यूटेंट। तो क्वांटिटेटिव हो गया ना, कि क्वांटिटी जैसे बढ़ी तो ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करने लगा। एंड क्वालिटेटिव में जैसे कि DDT, चाहे इसका बहुत ही ट्रेस अमाउंट हो, बहुत ही कम अमाउंट हो या ज़्यादा हो, ये तो पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा ही करेगा। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, देखो सिंपल सी चीज़ है। बायोडिग्रेडेबल मतलब दे कैन डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है इनको अच्छे से डिग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीवेज,
सीवेज एक वेस्ट है बट वो डिग्रेड हो सकता है, तो हमारे लिए मतलब लाइक लॉन्ग लास्टिंग पॉल्यूटेंट नहीं है। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो क्या करते हैं, दे आर नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं और बहुत लंबे सालों तक मतलब रहते हैं और बहुत टाइम भी लेते हैं अगर डिकम्पोज होना भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल DDT डिकम्पोज नहीं होता है, एक बार रिलीज हो गया तो ये हमारे एनवायरनमेंट में फूड चेन में एंटर करके ये आगे 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 पास ऑन होता रहता है बट कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, तो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक आप ले सकते हो, दैट ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी। सो ये एक मैंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताया है पॉल्यूटेंट का, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए आगे। अब हम मेनली बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आप कैटेगरीज भी पढ़ते आ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि अरे यही सब तो पढ़ना है, बट प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट ये सब नहीं पढ़ना है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो और कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले ध्यान रखना, पोल्यूशन को के लिए एक एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट आया था। क्या आया था? एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, जिसमें एनवायरनमेंट की क्वालिटी को हम बेटर करना चाह रहे हैं, उसकी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। दैट एक्ट कम इन 1986। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये क्वेश्चन आता है नीट में। प्रॉब्लम कहाँ आती है, नीट में पूछा जाता है एनवायरनमेंट एक्ट कब आया और आपको ऑप्शन दे दिया ये वाला। इवन मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो आपको ये दे दिया, अब आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अरे ये 86 है या 68 है। तो ध्यान रखना है बच्चों, इट इज़ 86। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज करेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 86 में एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट आया था। आप ये समझ सकते हो, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि अरे बहुत टाइम बाद जाके हमारी आंखें खुली कि नहीं बहुत पोल्यूशन हो रहा है, अब हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो 68 पहले है एंड 86 बाद में, तो यानी कि बहुत टाइम बाद जाके जब हमारी आंखें खुली पोल्यूशन के लिए, तो यानी 86 में ये एनवायरनमेंट एक्ट आया। क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन की। यू नो एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलीज हो रही है एट दैट क्रिएटिंग कंटिन्यूसली पोल्यूशन। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गैसेज है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर को पॉल्यूट कर रही है। ठीक है, देखो जो भी चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ आप कहोगे कि मैम ऐसा पर्टिकुलरली तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट ध्यान दो जितने भी वर्ड्स मैं है ना यहाँ पे यूज़ करूँगी सारे वर्ड्स एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, तो यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ना है उन सबको। देखो एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से, पहले मैं नाम लिख देती हूँ, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड NO2, SO2, ठीक है, यहाँ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, ओजोन हो गया, और क्या हो सकता है, लेड हुआ, ठीक है, स्मोक, CFC। ओके, चलो तो अब बात करते हैं इन सब के बारे में ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? इट इज़ रिलीज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? ऑफ फ्यूल। देखो हमारा जो व्हीकल में हम फ्यूल डालते हैं तो कंबशन होता है, उससे हीट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है और व्हीकल चलता है। ठीक है, बट क्या होता है ना, लगातार यूज़ करते करते उस फ्यूल का थोड़ा सा पार्ट जो अनबर्न्ड रह जाता है वो वहाँ के फिल्टर्स को क्लॉग करने लगता है एंड उसकी वजह से बाद में जाके ये फ्यूल का कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाता एंड उसकी वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। क्या करती है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये एयर जो है, एयर पोल्यूशन, इसमें ज़्यादा जितने भी पॉल्यूटेंट है मोस्टली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। ओके, ना NO2 ये कहाँ से रिलीज़ होता है? इट इज़ रिलीज फ्रॉम दी व्हीकल। ओके, व्हीकल से रिलीज होता है एंड दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग दिस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। SO2 इंडस्ट्रीज से बनता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंड दिस इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी। ये दो ही है जो मेन एयर पोल्यूटेंट है, NO2 एंड SO2। ये क्या है? दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्या होते हैं ना, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर जो क्या करते हैं, अलॉन्ग विद आर एयर, जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे पार्टिकल एंटर कर जाते हैं, वो हमारे लंग्स में जाके वहाँ जाके क्या क्रिएट करते हैं? दे क्रिएट इन्फ्लामेशन।
इन्फ्लामेशन इन लंग्स, और एट लास्ट हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. सो दे आर वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. सस्पेंडेड कहाँ से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब लाइक मेल्टिंग हो रहा है. ओके, इफ़ सम मेल्टिंग इज टेकिंग प्लेस. ओके, या फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं ना बहुत डस्ट उड़ता है. ठीक है, तो वहाँ पे भी यही बात प्रॉब्लम होती है. लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये रिलीज होता है. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं ना. O3 बनता कैसे है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. ओके, O2 है वो O के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेता है. प्रॉब्लम क्या करता है? इट इज़ अ पॉइजनस गैस. ठीक है, पॉइजनस गैस. ओके, वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लेड जो है ये क्या करता है? इट डैमेज आर सॉफ्ट टिश्यू. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू? जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन होते हैं, और यू कैन से इंटरनल ऑर्गन होते हैं लाइक हार्ट, लंग. ठीक है, इन ऑर्गन्स को के टिश्यूज़ को अगर ये अफेक्ट करता है, दैट इज डैमेज दी सॉफ्ट टिश्यू. स्मोक, दैट तो अभी बता चुकी हूँ मैं. स्मोक प्लस फॉग से बनता है. अगेन ये भी क्या करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है. ठीक है ना. CFC क्या है फुल फॉर्म? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्या करता है? O3 डिप्लीशन. अब आप बोलेंगे मैम O3 तो हमारे लिए बेकार है, ये तो O3 को डिप्लीट कर रहा है, इट इज़ गुड. बट नो, एक्चुअली दो तरह की ओजोन लेयर होती है. एक होती है गुड और एक होती है बैड. जो ऊपर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बैड ओजोन लेयर है, विच इज़ नॉट गुड. एक होती है गुड ओजोन लेयर जो हमारे अपर लेवल में मिलती है, हमारे अर्थ के अपर लेयर में मिलती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर. वहाँ पे मिलती है. ये उस O3 को डिप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन का होल बनता है, एंड वहाँ से UV रेज आने लग जाती है. और ये UV रेज अल्टीमेटली हमें क्या करती है? कैंसर कॉज करती है. ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे आर वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. आगे जाके इसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं. चलिए फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ओके, लिया. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. नाउ ओके, नाउ हम बात करते हैं, ये सब तो प्रॉब्लम तो बात कर ली. अब इनके सोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे हम एयर को हम प्यूरीफाई कर सकते हैं, कैसे एयर को इन सब प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम इसमें कंट्रोल मेजरमेंट ले सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट इज दी फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ठीक है, क्या होता है देखते हैं. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में होता क्या है? यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. पहला तो ये किस लिए यूज होता है? इट इज़ यूज टू रिमूव दी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में, ये ज़्यादा जितना स्मॉल इसका साइज होगा, ये उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, मोर हार्मफुल. ओके, क्योंकि उतना ही ज़्यादा ईजिली ये इनहेल करते हुए हमारे एंटर कर सकता है बॉडी में. ठीक है, तो इसलिए जितना स्मॉल साइज उतना ज़्यादा हार्मफुल. जैसे कि यहाँ पर अगर साइज दिया गया है, दैट इज़ 2.5 माइक्रोमीटर. ओके, 2.5 माइक्रोमीटर. ना इससे छोटा और साइज होगा तो और भी ज़्यादा, बट ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. ध्यान रखना ये साइज़ का. ओके ना, यहाँ पे आ जाते हैं. ये हमारे क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रोड्स जो किससे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज. ठीक है, हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट करते हैं, जहाँ जिसकी वजह से ये क्या रिलीज करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करते हैं. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या हो गया? क्लाउड यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं कोरोना. क्या बोलते हैं? कोरोना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ओके, नाउ अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं किसको? एयर को, जो हमारी इम्प्योर है, विच इज़ आर इम्प्योर एयर, और जिसमें डस्ट पार्टिकल है, एंड दीज आर द डस्ट पार्टिकल. ठीक है, इन दिस एयर. ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दे गेट अटैच विद दिस
डस्ट पार्टिकल और इसके चारों तरफ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, दे अटैच विद दिस डस्ट पार्टिकल, ओके, और इसको क्या दे देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, दे गिव दी नेगेटिव चार्ज टू ऑल दीज डस्ट पार्टिकल, राइट। अब ये आगे जाती है, अभी आगे जाके मूव होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, एक कलेक्टिंग प्लेट होती है, ओके। ये कलेक्टिंग प्लेट ग्राउंडेड होती है, मतलब नीचे की तरफ ही रहती है, और जैसे ये डस्ट पार्टिकल आते हैं ना, ये डस्ट पार्टिकल को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ओके, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये सारे डस्ट पार्टिकल नीचे नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो दे गेट सेटल लाइक दिस। सो यहाँ पे आके ये नीचे सारे पार्टिकल सेटल, क्योंकि ये क्या है, ये पार्टिकल क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सारे पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर नीचे आ जाते हैं, और हमारी यहाँ से जो एयर है वो कैसी हो जाती है, इट बिकम प्यूरिफाई, और प्योरीफाइड एयर हमको रिलीज हो जाती है। समझ में आया। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर को कैसे रिमूव किया, सिंपल सा फंडा है, उसको नेगेटिव चार्ज से अटैच कर दिया और कलेक्टिंग प्लेट उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले लेती है, एंड दिस इज हाउ वी प्यूरिफाई दी एयर। इज दिस क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एनी डाउट, अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखकर बताना, ठीक है। ओके, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट लेके चलते हैं, दैट इज स्क्रबर, ओके। ये सोल्यूशन में ही चल रहे हैं हम अभी, तो सेकेंड टाइप का सोल्यूशन है एयर पोल्यूशन के लिए, दैट इज स्क्रबर, ओके। सेकेंड इज स्क्रबर। नाउ होता क्या है इस स्क्रबर में, बेसिकली ये भी ध्यान रखना किस चीज़ को रिमूव करने में काम आता है, इट इज़ यूज टू रिमूव दी इम्प्योरिटी, दैट इज़ व्हाट, एक तो आ जाएगी SO2 और एक हो जाएगा CO2, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें कुछ इस तरह का ये स्क्रबर होता है, लाइक दिस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साइड में मेरे साथ नोट पेपर पेन है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ही ड्रॉ करिए, ताकि आपको अच्छे से ही प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू ड्रॉ, वहाँ पे आपको बनाने के लिए आ सकता है, ओके। चलिए बात करते हैं। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, इस एयर को देते हैं जो हमारी कैसी है, इम्प्योर है, और जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में SO2 है प्लस CO2 है, SO2 है प्लस CO2 है। जब ये एंटर करती है यहाँ से, ओके, और यहाँ से हम क्या देते हैं, इधर तो वी गिव वाटर, या हम देते हैं लाइम वाटर, ठीक है, या तो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं या लाइम वाटर प्रोवाइड करते हैं। और ये सपोज हमने वाटर दिया, ये वाटर स्प्रिंकल होता है, मतलब नीचे जाएगा ना, अलॉन्ग विद ग्रेविटी दिस वाटर कम्स डाउन, ओके। अगर हमने इसमें SO2 दिया तो ये SO2 इस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2SO4, क्या है, दिस इज द एसिड विच इज एक्चुअली लिक्विड, जो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा ना, ये कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे CO2 जाता है तो CO2 के साथ हम देते हैं ये लाइम वाटर, वी गिव लाइम वाटर, एंड डू यू नो लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। इफ़ यू वांट आई कैन राइट ओवर हेयर, तो हमने क्या दिया, CO2 दिया प्लस CaOH होल ट्वाइस, इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इट विल मेक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, लिक्विड के साथ, मतलब लाइक वहाँ पे वाटर है, उनके साथ मिलकर क्या बनाता है, एक मिल्की सॉल्यूशन बनाता है, ओके, मिल्की सॉल्यूशन बना लेता है। और ये जो मिल्की सॉल्यूशन है ये भी क्या हो जाता है, नीचे ही सेटल्ड हो जाता है, तो ये सब यहाँ पे सेटल्ड हो गए, ठीक है। नीचे हमें यहाँ पर पूरा लिक्विड कनेक्ट हो गया, और जो हमारी एयर थी ना, वो प्यूरिफाई एयर यहाँ से निकल गई, प्यूरिफाइड एयर आ गया, समझ में आया।
कैसे हो रहा है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। एयर है जिसके अंदर क्या पॉल्यूटेंट है, SO2 एंड CO2। अगर SO2 होगा तो SO2 मतलब लाइक दोनों चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। SO2 के साथ वाटर रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, जो लिक्विड है तो नीचे जाएगा ना, वो ड्रॉप हो जाएगा, उसकी ड्रॉप्स नीचे चली जाएंगी। एंड CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके मिल्की सोल्यूशन बनाएगा। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा वाइट होता है, वो वाटर के साथ मिलके ऐसा मिल्क जैसा सोल्यूशन बना लेगा। दोनों चीज़ सेटल हो जाएगी और हमारी प्योरीफाई एयर ऊपर से निकल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्क्रबर की हेल्प से एयर का प्योरीफिकेशन करते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं। ठीक है, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, क्लियर। नाउ आगे बात करते हैं थर्ड टाइप का डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन, या उसको प्योरीफाई करता है एयर को। दैट इज द कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो क्या होता है ना, हमारे व्हीकल से और हमारी दूसरी चीज़ों से क्या क्या रिलीज होता है, लाइक हाइड्रोकार्बन, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक NO2, ये सब एमिट होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम अपने फ्यूल में कुछ कैटलिस्ट को मिला देते हैं। कैटलिस्ट, अभी कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, ठीक है, पैलेडियम, ये देखो ध्यान रखने हैं, मैं अगर नाम बता रही हूँ इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नाम ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं। ओके, रोडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ये कुछ कैटलिस्ट फ्यूल में मिला देते हैं। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, जैसे कि अगर ये हाइड्रोकार्बन आया, ठीक है, इस कैटलिस्ट ने यहाँ पर क्या किया, एक्ट किया, एक्सक्यूज मी, कैटलिस्ट अब क्या किया, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया वाटर में प्लस CO2 में। कार्बन मोनोऑक्साइड आया, CO2 में कन्वर्ट कर दिया। NO2 आया तो N2 में प्लस O2 में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये क्या है, CO2 रिलीज तो हो रही है बट ये लेस हार्मफुल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको एयर को, मतलब लाइक व्हीकल के थ्रू हम एयर जो हमारी निकल रही है उसमें हम लेस पोल्यूटेड एयर को निकाल रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, जब हम फ्यूल में ये कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, हमारा ये फ्यूल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लेड फ्री। इसमें लेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लेड है ना, ये कैटलिस्ट के साथ मिलकर उसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। अब कैटलिस्ट इनएक्टिवेट हो गया तो ये कुछ प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारा कैटलिस्ट प्रॉपर वर्क करते रहे, तो हमारा फ्यूल कैसा होना चाहिए, मतलब हमारा पेट्रोल कैसा होना चाहिए, लेड फ्री पेट्रोल होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। तो क्लियर है, 3 डिवाइसेस की हमने बात करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर एंड द थर्ड वन इज द कैटलिस्ट कन्वर्टर। आर यू क्लियर विद ऑल दीज 3 वन? अगर फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, प्लीज़ टेल मी श्योरली, देन ओनली आई वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट इन योर डाउट्स। ठीक है, चले आगे चले। अब कुछ है ना, इसके कुछ है ना, मतलब है ना, आप ये बोल सकते हो कि चीज़ें बताई हुई है, छोटे पॉइंट्स हैं, उसको भी बात कर लेते हैं, तो हमारा पूरा एयर पोल्यूशन कवर हो जाएगा। ओके, सी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर होल एयर पोल्यूशन, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दी वाटर पोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक 1981 में एक एयर के लिए कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोल सकते हो आप, लाइक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये एक एक्ट आया था, एयर का एक्ट आया था, दैट वो केम इन 1981। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एयर का एक्ट जो आया था दैट केम इन 1981। फिर 1987 में नॉइज़ को इंक्लूड किया एयर पोल्यूशन में, इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन। ठीक है, ओके ना, नेक्स्ट आ जाती है चीज़, ये नॉइज़ क्या होता है, any sound which is irritable or uncomfortable for our ear that consider noise। अब उसमें है ना म्यूजिक भी आ सकता है, अगर बहुत लाउड है, that also comes under the category of noise। ठीक है, अब नॉइज़ की वजह से होता क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन रिलीज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एड्रेनलिन को रिलीज करता है। एंड इफ़ यू हैव एन आइडिया, ये एड्रेनलिन क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, हमारा BP बढ़ जाता है। ओके, हमारा मतलब लाइक है ना, जितनी भी रिएक्शंस है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, एवरीथिंग विल गेट इंक्रीज, सो दैट क्रिएट द प्रॉब्लम, दैट
क्रिएट द प्रॉब्लम। इसकी कुछ रेंज बता रखी है कि हम कितना बियर कर सकते हैं। हर्ट्ज में इसको नापा जाता है, यूनिट है इसकी नॉइज़ की। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम बेयर कर सकते हैं, यानी कि 0 डेसिबल से हम कितना बेयर कर सकते हैं, 120 डेसिबल, डेसिबल में भी बताया जाता है। बट अगर ये 150 डेसिबल हुई ना तो इट इज़ कंसिडर एज अ नॉइज़, मतलब अनबियरेबल है। एंड डू यू हैव आइडिया 150 डेसिबल कहाँ से आता है? लाइक जेट, एरोप्लेन, जब वो चलते हैं तो दे मेक अ ह्यूज साउंड, बहुत हाई लेवल का साउंड क्रिएट करते हैं, दैट इज़ अनबियरेबल। और अगर हम इस साउंड को बेयर, मतलब लाइक हम इसमें अगर रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, आवर ईयर ड्रम विल गेट रप्चर, या फिर उसको अफेक्ट होगा और उससे वजह से हमारा हियरिंग लॉस हो सकता है, या फिर दूसरी चीज़ें हो सकती है कि हमें चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होगा, ठीक है, अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो क्रिएटेड। चले आगे, ठीक है, ओके। नाउ अब आपके एक केस स्टडी दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस एयर पोल्यूशन। केस स्टडी किसका दिया हुआ है? दिल्ली का केस स्टडी दिया हुआ है कि जब दिल्ली में स्टडी किया गया तो वह पाया गया कि दिल्ली में जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ ही है, ये जो एक्ट है, दैट इज़ दी एयर व्हीकुलर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, जो कब हुआ था, नहीं कब नहीं, बस ऐसे एक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें मतलब इसमें देखा गया कि जब एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है दिल्ली की, तो कुछ मेजर्स लिए गए थे, कुछ लाइक है ना कदम उठाए गए ताकि दिल्ली की एयर को प्योरीफाई कर सके या थोड़ा उसको कम पोल्यूटेड रख सके। तो क्या क्या था उसमें? पहला, यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल, मतलब क्लीन चीज़ें यूज़ करनी है, यानी कि किस पे फोकस किया गया था? सीएनजी पे फोकस किया गया था कि वी शुड यूज़ सीएनजी रादर देन पेट्रोल एंड डीजल। क्यों करा गया? क्योंकि ये क्या है, इट बर्न कंप्लीटली और एफिशिएंटली, यू कैन से कि बहुत अच्छे से बर्न होती है, कोई भी नो अनबर्न लेफ्ट, कुछ भी नहीं छूटता है। एंड ऑफ कोर्स ये कैसी है? चीप है, चीपर देन पेट्रोल और डीजल, ठीक है, उससे सस्ती है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर इतना ही अच्छा है सीएनजी तो हर जितने भी मतलब है ना, आप बोल सकते हैं फ्यूल जो स्टेशन है वहाँ पे सीएनजी क्यों नहीं मिलता है? द प्रॉब्लम इज व्हाट अबाउट द पाइपलाइन, क्योंकि सीएनजी के लिए वी नीड द पाइपलाइन और वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना अभी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए हमें हर स्टेशन पे सीएनजी अवेलेबल नहीं हो पाता ड्यू टू दी पाइपलाइन। ओके, नाउ दूसरा एक और चीज़ यूज़ हुआ था, दैट इज़ यूरो नॉर्म्स। ओके, ये यूरो नॉर्म्स जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया था एक वर्ड से, दैट इज़ भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, मतलब एक तरह से BS बोलते हैं, ठीक है, BS। ओके, तो ये यूरो नॉर्म्स अलग अलग आते थे हर बार एज पर दी पोल्यूशन, यूरो नॉर्म 1, 2, 3 एंड 4, ओके, ऐसे अलग अलग नॉर्म्स आते थे। ये बोलता था कि जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए? देयर शुड बी लेस सल्फर, ठीक है, सल्फर होना चाहिए कम, जैसे कि पेट्रोल में मैक्सिमम 150 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन ये यूनिट है। और डीजल में बताया गया दैट कुड बी 350 पार्ट्स पर मिलियन, इससे ज़्यादा सल्फर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये कुछ उसकी रेंज बताया गया। क्लियर है ये चीज़? और बात करते हैं और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं ना, वो सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। बट सॉरी स्क्रबर नहीं, हम बात कर रहे हैं वेहिकुलर का, तो इसलिए यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर पे ज़्यादा जोर दिया गया। फिर क्या हुआ? यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, हमें पेट्रोल लेड फ्री। और क्या हुआ? कुछ व्हीकल
वेहिकुलर नॉर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में, अपने सेपरेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम यूज़ करना है, अननेसेसरी का हॉन्किंग नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी छोटे छोटे नॉर्म्स हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। तो ये मैंने बात करी कुछ मेन पॉइंट्स की, बट डेफिनेटली ये पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड है, ठीक है, बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि एक बार एनसीईआरटी ज़रूर रीड कर लेना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जस्ट फॉर समझने के पर्पज़ से, ठीक है। बाकी मेन पॉइंट्स तो मैंने सारे कवर करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। मुझे लगता है समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आया तो फिर भी प्लीज़ मुझे बताइए, मेरा काम है समझाना और मैं अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई करूँगी आपको समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड पढ़ाई करते रहिए, हेल्दी रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, बाय।